Dear students, Assalamu alaikum. I welcome all of you in the third lecture for the series of course titled Human Development, and the course code of this course is SPD 2112. This course is designed for the program B.Ed Honors Special Education Semester 4. जैसे कि हम इससे पहले लेक्चर में ओवरऑल बायोलॉजिकल लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को तफसील से पढ़ चुके हैं और उसमें हमने ये देखा कि किस तरह से डिफरेंट लाइफ स्पैन्स में ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो अकर होती है. दैट लाइफ स्पैन स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रीनेटल स्टेज टिल द लेट ओल्ड एज. हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि जो जेनेटिक्स हैं वो किस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट करते हैं. एंड आई एम योर रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अफाफ मंजूर. आई एम वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, एंड यू कैन एक्सेस मी ऑन afaf.manzoor@ue.edu.pk. तो आइए थोड़ा सा एजेंडा आज के लेक्चर का डिस्कस कर लें कि हम इस लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स फाउंडेशन, देन रोल ऑफ जेनेटिक्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट, और तीसरी चीज जो हम इसमें देखेंगे वो रोल ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट देखेंगे कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है चाइल्ड की उसमें नेचर और नर्चर दोनों किस तरह से रोल प्ले कर रहे होते हैं और किस तरह से दोनों के असरात नॉर्मल डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं. So these are the few learning outcomes what we expect from all of you, that after listening or watching this video you will be able to know about the definition and concept of development and growth. You will be able to understand role of environment and heredity in child development. So you are supposed to determine the role of genetics in child development. तो ये जो हमारा टॉपिक है ये आपके कोर्स कंटेंट में जो यूनिट 1 है द नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट उसका 1.3 कंटेंट लिस्ट में है द रोल ऑफ जेनेटिक्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट. और प्रीवियसली जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं. लेक्चर 2 में हमने बायोलॉजिकल पीरियड्स ऑफ लाइफ स्पैन को तफसील से डिस्कस किया जिसमें प्री नेटल, नेटल और पोस्ट नेटल पीरियड्स जो है हमने उसमें डिस्कस किए. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ जेनेटिक्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट. सो व्हाट डिटरमिन्स हाउ आवर चाइल्ड डेवलप्स. वो कौन सी चीज़ें हैं जो ये डिटरमिन करती हैं कि चाइल्ड की डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से हो रही है. While it is impossible to account for each and every influence that contributes to who a child eventually becomes, what researchers can do is look at some of the most apparent factors. हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम ईच एंड एवरीथिंग जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके ऊपर देख सकें, लेकिन बीइंग अ रिसर्चर हम उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि उनकी जेनेटिक्स के ऊपर जो उनकी डेवलपमेंट है उसके ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं. तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है दैट इज़ जेनेटिक्स. इंसान के जो जिस जीन्स के साथ उसकी सारी की सारी क्रोमोसोम्स बनते हैं और डेवलपमेंट होती है वो जीन्स जो हैं उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहे होते हैं. हमारे जितने भी पैटर्न्स हैं ग्रोथ के उसमें हमारी जीन्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा होता है. देन पेरेंटिंग मीन्स हाउ द पेरेंट्स आर लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रन. वो किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनकी किस तरह की अटैचमेंट है अपने बच्चों के साथ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है. द थर्ड थिंग कम्स एज एक्सपीरियंसेस. जो तीसरी चीज़ है वो है एक्सपीरियंसेस. हाउ अ लाइफ इज़ गोइंग ऑन. बच्चा जो है उसकी एक्सपीरियंसेस किस तरह के हैं लाइफ के, वो किस तरह के सिचुएशन में से गुजर रहा है. फॉर एग्जांपल जैसे हम ये कहते हैं कि वॉरफेयर में जिन बच्चों की ग्रोथ होती है डेवलपमेंट होती है उनके उसके ऊपर डिफरेंट असरात होते हैं.
जो एक टेररिज्म की सिचुएशन में या फियर की सिचुएशन में जिनकी ग्रोथ होती है, उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट असरात उनकी पर्सनालिटी के ऊपर आते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो डिफरेंट होती है। इन्फ्लेशन के असरात जो हैं वो डिफरेंट तरीके से इंसान की पर्सनालिटी के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं या उसकी ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट करते हैं। इस तरह से आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, education का status or relationships, these all are few factors that researchers can count on. So by understanding the role that these factors play, researchers are better able to identify how such influences contribute development. तो सबसे पहले हमने जब इन थोड़े से फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर रिसर्चर्स के लिए आसानी है कि वो ये जान सकें कि इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए कि वो किस तरह से जो है चाइल्ड की डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। सो थिंक ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस एज बिल्डिंग ब्लॉक्स. While most people tend to have the same basic building blocks, these components can be put together in an infinite number of ways. Consider your own overall personality. How much of you are today was shaped by your genetic background and how much is a result of your lifetime of experiences. यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप कुछ देर के लिए अपनी पर्सनालिटी को एनालाइज करने की कोशिश करें और आप ये देखें कि कौन कौन सी आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने अपने जीन से इनहेरिट की हैं, जेनेटिकली आपके अंदर हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, या आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है. सो दिस इज़ लाइक अ माइंड एक्सरसाइज फॉर यू कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों को देखें, और आई एक्सपेक्ट कि आप इसके ऊपर यू विल बी एबल टू राइट 500 वर्ड्स पैराग्राफ, जिसमें कि आप ये बता सकें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट कर रही हैं. सो द क्वेश्चन इज़ how much of who you are today was shaped by your genetic background and how much is a result of your lifetime of experiences. I gonna repeat the question, that how much of you are today was shaped by your genetic background and how much is a result of your lifetime of experiences. So when we try to find out the question of this answer, this question has puzzled philosophers, psychologists, and educators for hundreds of years and is frequently referred to as the nature versus nurture debate. यानी इस सवाल के जवाब में अभी तक जो है बहुत सारे सालों से तमाम फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर्स जो हैं इसको जानने की कोशिश करेंगे व्हाट influence most. Is that your nature that is more dominant, or is that the nurture or the environment in which you are going to develop or development is happening? So what is the strong one? Are we the result of nature, mean our genetics, background, or nurture or environment? So today most researchers agree that child development involves a complex interaction of both nature and nurture. तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को जहन में रख लेना चाहिए कि जो दोनों का रोल है दैट इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है उन दोनों चीज़ों का. So while some aspects of development may be strongly influenced by biology, environmental influence may also play a role. For example, the timing of when the onset of puberty occurs is largely the result of heredity, but environmental factors such as nutrition can also have an effect. यानी ये कहा जाता है कि जो प्यूबर्टी है उसकी एज तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जेनेटिक्स का है. यानी आइए जेनेटिक्स डिटरमिन करते हैं कि कौन सा बच्चा जो है वो किस उम्र में जाके प्यूबर्टी को रीच करेगा. लेकिन दूसरी तरफ यही भी कहा जाता है, और इस चीज़ पे भी एग्री हैं रिसर्चर्स, के जो आपकी न्यूट्रिशन है उसका बहुत बड़ा फैक्टर है. यानी इफ़ यू आर गोइंग टू हैव ए गुड डाइट और ए हेल्दी डाइट, देन द प्यूबर्टी कम्स अर्लियर एट योर life. So if we gonna see the role of genetics in child development, so in order to understand child development, it is important to look at the biological influence that help shape child development, how experiences interact with genetics, and some of the genetic disorders that can have an impact on child psychology and development. तो जब हम genetics की specifically बात करते हैं तो उसमें हमें ये देखना है कि जेनेटिक्स कितना स्ट्रांगली जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके एक्सपीरियंसेस के साथ, और इज़ देयर एनी टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कोई ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो कि आपकी साइकोलॉजी पे या बच्चे की नॉर्मल डेवलपमेंट के ऊपर अफेक्ट करने जा रहे होते हैं.
So when we discuss the earliest period of child development, at its very beginning, the development of a child starts when the male reproductive cell or sperm penetrates the protective outer membrane of the female reproductive cell or ovum. तो जो एक बिगनिंग है ह्यूमन बीइंग की या एक बच्चे की जो इब्तदा है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ए रिप्रोडक्टिव सेल, जो कि एक स्पर्म की सूरत में मेल के मेल की तरफ से पेनिट्रेट होता है इन ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल or ovum. So this sperm and ovum each contain chromosomes that act as a blueprint of human life. So these sperms, ये जो sperm male की तरफ से penetrate होते हैं ovum में, these are like the blueprints. These are like the basics of that human life. So the genes contained in these chromosomes are made up of a chemical structure known as DNA. अब ये जो genes हैं इन क्रोमोसोम्स के अंदर, ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं? केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं जिसको डीएनए कहा जाता है। दैट कंटेन्स द जेनेटिक कोड, और इस डीएनए के अंदर ही जेनेटिक कोड है और इंस्ट्रक्शन है दैट मेक अप ऑल लाइफ, और ये डीएनए ही जो है उस पूरी लाइफ को बनाने वाला है, राइट? तो यानी अगर आप ये बात समझ लें कि जो जीन्स हैं दैट कंटेन्ड इन दीज क्रोमोसोम्स, यानी जो लाइफ बनती है, जो ह्यूमन लाइफ की स्टार्ट है, वो बनता है क्रोमोसोम्स के मिलने से, राइट? और ये क्रोमोसोम्स किस चीज़ से बने हैं? ये क्रोमोसोम्स बने हैं जीन्स से, और जीन्स के अंदर जीन्स किस चीज़ से बने हुए हैं? जीन्स जो है केमिकल स्ट्रक्चर जिसको हम डीएनए कहते हैं उससे फॉर्म होते हैं। सो एक्सपेक्ट फॉर द स्पर्म एंड ओवा ऑल सेल्स इन द बॉडी कंटेन 46 क्रोमोसोम्स। तो जो आपकी बॉडी है उसके अंदर टोटल जो क्रोमोसोम्स की तादाद है 46 है। As you might guess, the sperm and ova each contain only 23 chromosomes. This ensures that when the two cells meet, the resulting new organism has the correct 46 chromosomes. यानी आपके पास 23 क्रोमोसोम्स एक के पास और 23 क्रोमोसोम्स दूसरे के पास हैं, लाइक मेल और फीमेल के 23 क्रोमोसोम्स और 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मेल साइड गोना मीट अप, और उनके मिलने से जो है टोटल 46 क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं जो कि ह्यूमन लाइफ को बनाते हैं, या न्यू ह्यूमन लाइफ की जो है बिगनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो इफ़ यू कैन सी द जेनेटिक प्रोसेस, ह्यूमन लाइफ बिगिनस एट ए सिंगल सेल। ह्यूमन लाइफ का जो इब्तिदा है वो एक सिंगल सेल से होती है, द पिक्चर डिपिक्ट्स अ सेल। सो न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल कंटेन्स डीएनए, और जो सेल है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का जो सेल है वो उसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। डीएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन डबल हेलिक्स। सो जो जेनेटिक की इन्फॉर्मेशन है वो आपका डीएनए डिटर्मिन करता है, यानी आप ये समझ लेंगे डीएनए इज़ योर जेनेटिक कोड। जिस तरह से आपके हर स्टूडेंट को डिफरेंट रोल नंबर्स असाइन कर दिए जाते हैं फॉर द आइडेंटिटी, इसी तरह से हमारे जो जीन्स हैं हर एक के अंदर मुख्तलिफ तरह के जीन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, और उनकी जो कोडिंग है वो डीएनए के अंदर होती है। यानी डीएनए जो है दैट इज़ लाइक अ कोड ऑफ योर जीन्स, जो कि डिटरमिन करता है कि ये जीन दूसरे किसी भी ह्यूमन बीइंग के जीन से किस तरह से डिफरेंट है। सो जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जो हेरिडिटी है उसके यूनिट्स में जीन्स हैं इन ईच क्रोमोसोम्स, हर क्रोमोसोम के अंदर। सो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब देखते हैं कि जीन्स और क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस तरह से इंटरेक्शन कर रहे हैं। सो एवरी सेल इन योर बॉडी एक्सपेक्ट द स्पर्म एंड द एग हैज़ 46 क्रोमोसोम्स अरेंज्ड इन 23 पेयर्स। माइटोसिस कहते हैं इसको। यानी आपकी बॉडी के अंदर एक्सपेक्ट द स्पर्म के अलावा, स्पर्म और एग के अलावा आपकी बॉडी जो दैट हैज़ 46 क्रोमोसोम्स जो कि 23 पेयर्स के अंदर अरेंज हुई हुई होती है। 23 पेयर्स बने हुए होते हैं, total 46 chromosomes, and they are formed in a pair form, and that makes 23 pairs. So cellular reproduction, in which the cell's nucleus duplicates itself with two new cells begin formed, each containing the same DNA as the parent cell, arranged in the same 23 pairs of chromosome. इसको meiosis हम कहते हैं. This process is called meiosis. So it forms gametes. During meiosis, a cell of the male or female duplicates its chromosomes. तो अभी जो meiosis का प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि जो सेल है मेल और फीमेल का वो डुप्लीकेट होता है क्रोमोसोम्स में। बाय द एंड ऑफ meiosis, each egg or sperm has 23 unpaired chromosomes.
अब एंड पे क्या रह जाता है कि हर एग या स्पर्म के अंदर 23 अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं एंड द चाइल्ड सेक्स इज डिटरमिन्ड बाय 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी आपके जो 23rd टोटल 23rd पेयर्स बने और जो उसका जो सेक्स डिटरमिन होता है कि वो द चाइल्ड गोना बी मेल और फीमेल, ये डिटर्मिनेशन होती है 23rd क्रोमोसोम का पेयर जो है वो डिटरमिन करता है। अब वो कैसे डिटरमिन करता है, आइए इसमें हम देखते हैं कि सेक्स लिंक्ड जीन्स इसको हम कहते हैं, दैट जीन इज एक्स लिंक्ड डिजीजेस, उसमें हम कहते हैं एंड म्यूटेशन सच एज हीमोफीलिया एंड फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। So females have a second X chromosome, so changes of having mutation or diseases are less, but they are carriers of it. And males have no second chance, more males than females have X-linked disease. अब जो हम X-linked diseases की बात करते हैं, यानी X-linked disease से मुराद है कि जो जीन से रिलेटेड डिजीज़ हैं वो ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर जो है उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं बीइंग कैरियर। सो आप ये अगर देखें तो पिक्चर में कि ये मदर के सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, दिस इज़ these are the father's sex chromosomes. So mother have two X chromosomes and father have X and Y chromosome. So if the both sides come with the two X chromosomes, it means that it's gonna be a female child. And if the X chromosomes comes from the mother side and the Y chromosomes comes from the father side, it means that it's gonna be a male child. So let's now discuss about some genetic abnormalities. जहाँ हम ये कहते हैं कि जीन्स का जो इन्फ्लुएंस है वहाँ पे जीन्स का बहुत बड़ा रोल ये है कि इफ़ दीज जीन्स आर नॉट फॉर्म्ड इन ए प्रॉपर वे, यानी जो क्रोमोसोम्स के पेयर्स बन रहे हैं अगर वो प्रॉपर फॉर्म में फॉर्म अप नहीं होते हैं तो देयर कुड बी सम जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। तो बहुत सारी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ जो कि बर्थ के साथ ही, यानी बच्चा अपनी पैदाइश के साथ वो एबनॉर्मेलिटीज़ लेके पैदा होता है, वो सामने आ जाती हैं। हमेशा याद रखिए कि जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हैं दैट अकर्स और द ऑनसेट इज़ राइट फ्रॉम द बर्थ और इवन दैट अकर्स इन द प्री नेटल पीरियड। ठीक है, यानी वो प्री नेटल पीरियड में ही, चूँकि जब वो क्रोमोसोम्स फॉर्म हो रहे होते हैं, जो जेनेटिक फॉर्म हो रही होती हैं उसकी, वो वहीं पे उसकी पेयरिंग ख़राब हो जाती है या फॉर्मेशन ख़राब हो जाती है, तो माँ के पेट में ही वो जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो वहीं से ही जनरेट हो जाती हैं। So genetic instructions are not infallible and can go off track at times. So sometimes when a sperm or ovum is formed, the number of chromosomes may divide unevenly. अब एक जो नॉर्मल पैटर्न है उसका क्रोमोसोम्स के डिवाइड होने का, जैसे कि कहा कि 23 क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम मदर साइड एंड 23 क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम फादर साइड एंड गोना बी फॉर्म टोटल 23 पेयर्स। सो इसकी जो फॉर्मेशन है अगर उसमें कोई डिवीजन में कुछ गड़बड़ हो जाती है एंड कॉजिंग द ऑर्गेनिजम्स टू हैव मोर और लेस देन नॉर्मल 23 क्रोमोसोम्स, तो फिर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज आपके सामने आती हैं। सो व्हेन वन ऑफ दीज एबनॉर्मल सेल्स ज्वाइंस विद अ नॉर्मल सेल, द रिजल्टिंग ज़ाइगोट विल हैव एन अनइवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो उसमें फिर क्या होगा कि जब इनमें से कोई भी एक सेल जो है वो एबनॉर्मली ज्वाइन करेगा दूसरे सेल के साथ, तो जो ज़ाइगोट बनने जा रहा है, जो कि लाइफ स्टार्ट करने जा रहा है, उसके अंदर अनइवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे होंगे। So researchers suggest that as many as half of all zygotes that form have more or less than 23 chromosomes, but most of these are spontaneously aborted and never develop into a full-term baby. अच्छा, बहुत सारे रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर 23 क्रोमोसोम्स से कम जो हैं क्रोमोसोम्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, यानी 23 क्रोमोसोम्स एटलीस्ट नहीं पहुंच पाते हैं, तो ज़्यादातर जो इस केसेस होते हैं उसके अंदर वो डेवलपमेंट नहीं हो पाती है और इवन के फुल टर्म बेबी की जो बर्थ है वो ना होने के बराबर होती है, बल्कि वो बिफोर बर्थ ही अबॉर्शन जो है वो हो जाता है, यानी वो जो लाइफ है बिफोर बर्थ ही एंड हो जाती है। सो इन सम केसेस बेबीज आर बॉर्न विद एन एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और कुछ केसेस में ऐसे होता है कि फिर वो जो बच्चे पैदा होते हैं वो एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ पैदा हो रहे होते हैं। So in every case, the result is some type of syndrome with a set of distinguishing characteristics. तो फिर अब जो हर केस है उसके अंदर डिफरेंट तरह से कोई ना कोई सिंड्रोम जो है उस वो आ जाता है जिसके अंदर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हो सकती हैं। So chromosomal abnormalities usually arises in meiosis process when chromosomes do not properly separate.
और जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो मियोसिस का जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स ने प्रॉपरली सेपरेट होना होता है और फिर आगे जाके फर्दर डिवाइड होना होता है और फॉर्म होने होते हैं पेयर्स, उस प्रोसेस में जो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो अकर होती हैं। So let's discuss few types of abnormalities of sex length chromosomes, यानी जो कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जिनकी वजह से जो है वो abnormality सामने आ रही होती है। So genetic instructions are not infallible and can go off track at times. Sometimes when a sperm or ovum is formed, the number of chromosomes may divide unevenly. So the vast majority of newborns, both boys and girls, have at least one X chromosome. In some cases, about 1 in every 500 births, children are born with either a missing X chromosome or additional sex chromosome. यानी जो एक वास्ट मेजॉरिटी है न्यूबॉर्न बेबीज़ की, बोथ बॉयज़ गर्ल्स हैव एटलीस्ट वन एक्स क्रोमोसोम, यानी उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम लाजमी होता है। लेकिन इन सम केसेस, और वो केसेस की जो रेशो है वो इस तरह से कि 500 बच्चों में से कोई एक बच्चा ऐसा पैदा हो सकता है जिसके अंदर वो एक्स क्रोमोसोम नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया प्रीवियस स्लाइड्स में, अगर मैं आपको दोबारा वापस ले जाऊँ इस स्लाइड पे, तो आप देख सकते हैं कि बोथ मदर और फादर दोनों में एक्स क्रोमोसोम मौजूद है। यानी मदर में 2x, मदर की तरफ से 2x क्रोमोसोम्स आते हैं और फादर की तरफ से एक x और एक y होता है। इट मीन्स कि दोनों की तरफ से x क्रोमोसोम आता है। और इट इज़ अ मस्ट कि जो नॉर्मल चाइल्ड बर्थ है उसके अंदर एक क्रोमोसोम लाजमी होगा, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। यानी फीमेल में तो 2 क्रोमोसोम्स हैं ही हैं, लेकिन मेल के अंदर एक क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम का मौजूद होना लाजमी है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर पे उसकी रेशो जो है वो 1 in 500 बर्थ, जिसमें एक्स क्रोमोसोम जो है वो नहीं होता या फिर एडिशनल होता है। So there are certain different types of sex abnormalities or sex chromosomal abnormalities. First of all, we are going to discuss Klinefelter syndrome. So Fragile X syndrome and Turner syndrome are also examples of abnormalities involving the sex chromosomes. अब हम Klinefelter जो syndrome है उसको डिस्कस करते हैं कि उसमें कैसी हो सकती है। This syndrome is caused by extra X chromosome and is characterized by a lack of development of the secondary sex characteristics and as well as learning disability. अब Klinefelter syndrome जो है इसमें X chromosome एक एक्स्ट्रा होता है, यानी अगर बॉय है तो उसके अंदर हम नॉर्मल पैटर्न ये है कि एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होगा, अगर फीमेल है तो उसके अंदर 2x होंगे। लेकिन अगर इस केस में एक एक्स एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी मेल है तो उसके अंदर 2x और 1y होगा, और अगर फीमेल है तो उसके अंदर 3x क्रोमोसोम्स जो हैं वो होंगे। और रिजल्टेंटली इसका रिजल्ट क्या होता है कि इसकी वजह से जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो अकर हो सकती हैं। So let's discuss Fragile X syndrome. Fragile X syndrome is caused when part of the X chromosome is attached to the other chromosomes by such a thin string of molecules that it seems in danger of breaking off. अब फ्रेजाइल एक्स क्रोम में क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जो एक्स क्रोमोसोम अटैच होता है दूसरे क्रोमोसोम के साथ, उसके मॉलिक्यूल्स की स्ट्रिंग जो है वो बहुत थिन होती है, यानी वो इतनी थिन होती है कि उसमें खदशा होता है कि ब्रेक ऑफ हो सकता है। सो इट कैन अफेक्ट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स बट द इम्पैक्ट कैन वेरी। सम विद फ्रेजाइल एक्स syndrome show few if any signs while others develop mild to severe intellectual disabilities. और इसकी वजह से क्या है, इसमें यानी क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा ये कम नहीं है, बल्कि जो एक्स क्रोमोसोम की फॉर्मेशन है उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इसकी वजह से जो ज़्यादातर है वो माइल्ड टू स्वीयर लेवल की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो देखने में आती हैं। Now discuss Turner syndrome. Turner syndrome occurs when only one sex chromosome, the X chromosome, is present. यानी इसमें एक क्रोमोसोम जो है वो कम होता है. So it affects only females and can result in short stature and webbed neck and a lack of secondary sex characteristics. इसके अंदर जो है वो शॉर्ट नेक और वेब नेक जो है वो उसकी होती है। साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स एसोसिएटेड विद टर्नर सिंड्रोम इंक्लूड लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड डिफिकल्टी रिकग्नाइजिंग इमोशंस कन्वेड थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस। तो जो टर्नर सिंड्रोम है ये ज़्यादातर ये पाया ही फीमेल्स में जाता है, क्योंकि इसमें जो है एक्स क्रोमोसोम जो है सिर्फ वहाँ पे सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, वहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम नहीं होता है। .
अगर हम इसको दोबारा थोड़ा सा ब्रीफली देखना चाहें तो जो क्लेनफिल्टर सिंड्रोम है इसमें क्या है, मेल्स बॉर्न विद XXY म्यूटेशन इंस्टेड ऑफ XY, और जो कि फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम है उसमें अकर्स मोर ऑफन इन मेल्स देन फीमेल्स, और इसमें एक्स क्रोमोसोम जो है कंस्ट्रिक्टेड होता है और ब्रेक ऑफ होता है, यानी इसमें जो फॉर्मेशन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ना एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है ना कम है, बल्कि जो उसकी फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड होती है और ब्रेक ऑफ हो सकती है। इसका जो टर्नर सिंड्रोम है उसके अंदर फीमेल्स बॉर्न विद X0 मीन्स रादर देन डबल एक्स समटाइम्स कॉजिंग इनफर्टिलिटी, यानी उसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, और ये ज़्यादातर इनफर्टिलिटी जो है वो कॉज कर सकती है। जो चौथी टाइप थी XYY सिंड्रोम, ये ज़्यादातर मेल्स विद एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम, मेल्स के अंदर जो है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो पाया जाता है। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स, और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है वो नज़र आ रही है विद द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। There are some other chromosomal abnormalities. One is PKU. It occurs in 1 out of 10,000 or 20,000 births, but can be treated if detected early enough. So sickle cell anemia, this is impaired red blood cells die more quickly, more often found in अफ्रीकन अमेरिकन। सिकल सेल एनीमिया जो है ये ज़्यादातर इम्पेयर्ड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी वजह से होती है। सो अदर एबनॉर्मलिटीज़ में जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस, डायबिटीज़, स्पाइना बाइफिडा, हंटिंग्टन्स डिजीजेज एंड टे-सॉशियस डिजीजेज जो हैं ये इसकी अदर टाइप्स हैं, और इन डिजीजेज को आप अपने जो एक्सेप्शनलिटी के कोर्सेज हैं उसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे। One other most common type of chromosomal disorder is known as trisomy 21 or Down syndrome. In this case, the child has 3 chromosomes at the site of 21st chromosomes instead of the normal 2. अब ये जो 21st chromosome है उसके ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही होती है, यानी 21st जो क्रोमोसोम फॉर्म होता है उसके अंदर उसकी ट्राइसोमी कहते हैं इसको, और इसके अंदर जो है 21st क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 2 के बजाय 21st क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो है 3 chromosomes जो बन जाते हैं। So Down syndrome is characterized by facial characteristics including a round face, slanted eyes and thin tongue. ये जो डाउन सिंड्रोम है ये बड़ी जल्दी से पहचाने जाते हैं इनके कुछ क्योंकि खास किस्म के फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे एक राउंड फेस होता है, स्लांटेड आईज होती हैं एंड ए थिक टंग होती है। इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम में आल्सो फेस other physical problems including heart defects and hearing problems. Nearly all individuals with Down syndrome experience some type of intellectual impairment, but the exact severity can vary dramatically. So here we can see the picture of Down syndrome child, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप देखेंगे फेशियल डिस्टॉर्शन है, मेंटल रिटार्डेशन इसमें आ जाती है फ्रॉम माइल्ड टू स्वीयर लेवल की, और ब्रॉड फोरहेड है, ये जो फोरहेड है वो भी ब्रॉड है, यानी ये बाय फेस जो है पहचाने जाते हैं कि इनके साथ जो है वो कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। Here are the examples of Fragile X syndrome and the Turner syndrome. आप Fragile X syndrome में देखें कि इसमें elongated face होता है, large और protruding ears होते हैं, यानी बाहर को निकले हुए कान या बड़े बड़े कान होते हैं, flat feet and soft skin होती है। और टर्नर सिंड्रोम जैसा कि बताया ये ज़्यादातर फीमेल्स में होता है, बल्कि होता ही फीमेल्स में, इट्स नॉट लिंक टू मेल्स। इसमें जो डबल एक्स बनने होते हैं, 2x फॉर्म होने होते हैं, उसमें एक एक्स जो है वो मिसिंग होता है, और इसमें स्वेलिंग, शॉर्टर स्टेचर और वेब्ड नेक जो है दिस द एग्जांपल ऑफ टर्नर सिंड्रोम। Now discuss heredity, environment and individual differences. आपकी जो heredity है वो किस तरह से affect कर रही होती है और individual differences उसके अंदर आ रहे होते हैं। So how environment influence gene expression? So how exactly do the genetic instruction passed down from both parents influence how a child develops and the traits they will have? In order to fully understand this, it is important to first distinguish between a child's genetic inheritance and the actual expression of those genes. A genotype refers to all those genes that a person has inherited. A phenotype is how these genes are actually expressed. So the phenotype can include physical traits such as height and color or the eye, as well as non-physical traits such as shyness and extroversions.
While your genotype may represent a blueprint for how children grow up, the way that these building blocks are put together determines how these genes will be expressed. Think of it as bit like building a house. The same blueprint can result in a range of different homes that look quite similar but have important differences based on the material and color choices used during construction. So genotype environment correlations किस तरह से हैं? Intelligent biological parents who like to read provide books and encouragement for child to read likely outcomes as skilled reader. So active, smiling, cooperative and attentive child gets more pleasant, encouraging responses from adults than passive and quiet child. Some children actively seek out aspects of their environment that enhances their ability to excel. So siblings shared and non-shared environmental experiences analyzed in two ways. Shared examined as common experiences like family, parental personalities and neighborhoods. In non-shared examined किस तरह से हम कर सकते हैं? Child's unique experiences inside and outside family not shared by siblings. जैसे कि personal relationship with each parent, friends and classmates, teachers and other influential adults. नीचे sought out due to unique personality traits, जैसे कि कोई musical हो सकता है, कोई artistic abilities हो सकती हैं किसी के अंदर. So the factors that influence how genes are expressed. अब ये जो factors हैं कि हम इसको determine करते हैं कि genes को है उसको express किस तरह से किया जा सकता है. So whether or not a gene is expressed depends on two different things. The one is interaction of the gene with other gene and the continual interaction between the genotype and the environment. So एक चीज़ जो हमने देखी कि किस तरह से genes interaction कर रहे हैं आपस में और किस तरह से form कर रहे हैं. दूसरी चीज़ जो है interaction between the genotype and the environment. सो जेनेटिक इंटरेक्शंस की अगर हम बात करें जो कि फर्स्ट फॉर्म है, जो कि फर्स्ट फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है उसके ऊपर, जीन्स कैन समटाइम्स कंटेन conflicting information and in most cases one gene will win the battle of dominance. Some genes act in an addictive way. अभी जो जीन्स इंटरेक्शन है उसमें डोमिनेंस ही होती है. यानी हम समटाइम्स कहते हैं ना कि बच्चा जो है वो उसके बाल जो है अपने बाप पे चले गए हैं, उसकी हाइट अपने फादर पे चली गई है, उसके जो कलर है स्किन का वो उसके फादर पे है, उसका आई कलर जो है उसके फादर पे है. तो इट मीन्स कि जो फादर की तरफ से जीन था वो डोमिनेंट हो गया और जो मदर का जीन है वो रिसेसिव हो गया. फॉर एग्जाम्पल इफ ए चाइल्ड हैज़ वन टॉल पेरेंट एंड वन शॉर्ट पेरेंट, द चाइल्ड में एंड अप स्प्लिटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन बीइंग एवरेज हाइट. ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों की स्प्लिट हो जाए, वो दोनों जो हैं वो equally उसके ऊपर डिटरमिन कर रहे हो. So in other cases some genes follow a dominant recessive pattern. Eye color is one example of dominant recessive genes at work. The gene for brown eyes is dominant and the gene for blue eyes is recessive. If one parent hands down a dominant brown eye gene while the other parent hands down a recessive blue eye gene, the dominant gene will win out and the child will have the brown eyes. दूसरी जो चीज हमने देखी है जिसे हम डिटरमिन करते हैं, दैट इज जीन एनवायरनमेंट interactions. The environment a child is exposed to both in utero and throughout the rest of his or her life can also impact how genes are expressed. For example, exposure to harmful drugs while in utero can have a dramatic impact on later child development. Height is a good example of a genetic trait that can be influenced by environmental factor. While a child's genetic code may provide instructions for tallness, the expression of this height might be suppressed if the child has poor nutrition or chronic illness. So clearly, genetic influences have an enormous influence on how a child develops. However, it is important to remember that genetics is just one piece of the intricate puzzle that makes up a child's life. So environmental variables including parenting, culture, education and social relationships also play a vital role. So thank you very much. आई डू होप कि आपने आज के लेक्चर में डिटेल से हमने जो पढ़ा और सीखने की कोशिश की कि जो जीन्स हैं उनका क्या रोल है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, और जीन्स फॉर्मेशन किस तरह से होती है, क्रोमोसोम्स किस तरह से बनते हैं और वो किस तरह से डिटरमिन करते हैं कि आपकी जो कौन सी जो जेंडर है वो बनने जा रही है. और इस तरह से फिर हमने क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं उनको डिस्कस किया, कॉमन एबनॉर्मेलिटीज़ लाइक Klinefelter syndrome, Fragile X syndrome, Turner syndrome, and some other few along with Down syndromes. So if you have any question or concerns,
You may ask questions during our online session, और आप गूगल क्लासरूम में अपना क्वेश्चन जो है वो लिख भी सकते हैं. आई विल ट्राई टू बी आंसर देयर क्वेश्चंस. Thank you very much for listening this.